Hello friends, myself Chandan Kumar Singh. This is the 11th part of machine design. Last part में डिस्कस किए थे अपने क्वेश्चन नंबर 158 तक क्वेश्चन नंबर 159. फॉर ए स्टैंडर्ड कोर्स थ्रेड ऑफ नट, स्टैंडर्ड कोर्स थ्रेड ऑफ नट, थ्रेड जो है कोर्स है दैट मीन फाइन नहीं है, दो पिच के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है. द थ्रेड विल बी एज स्ट्रॉन्ग इन फेल्योर बाय शेयर एज द बोल्ट इन टेंशन. जो बोल्ट है वो बोल्ट उतना ही स्ट्रांग है जितना वो टेंशन में स्ट्रांग था, शेयर में भी उतना ही स्ट्रांग है. देन द हाइट ऑफ द नट कितना होगा, तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे. हाइट ऑफ द नट जो आया था वो मेरा आया था 0.5 इंटू डी, ये हम लोग निकाल चुके थे. फिलहाल यहाँ कहीं 0.5 इंटू डी नहीं है. तो इतना टाइम्स द नॉर्मल डायमीटर ऑफ द बोल्ट. ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं. तो द हाइट ऑफ नट एच, जो हाइट ऑफ नट एच है, कैन बी डिटरमाइंड बाय इक्वेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन टेंशन विद द स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शियर. द प्रोसीजर इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन. ये प्रोसीजर है, इतने ही हमको इसमें, इस केस में इतना ही हमको याद रखना है कि इसमें टेंशन और शियर में जितना भी स्ट्रेंथ है, उसका जितना भी फोर्स लग रहा है उस फोर्स को बैलेंस करना है हमको. और फोर्स को जब बैलेंस करेंगे, शेयर का और टेंसाइल का दोनों बैलेंस करेंगे, तो वहाँ से हमको हाइट निकल जाएगा, हाइट ऑफ द बोल्ट निकल जाएगा. अब कहानी ये है कि इस पर्टिकुलर केस में नट और बोल्ट का जो अरेंजमेंट है, इसमें जो एक फोर्स लग रहा है वो फोर्स है टेंसाइल फोर्स. आप इधर यहाँ देखो, यहाँ देखो, मतलब जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है. जो फोर्स अगर मान लीजिए P है तो यहाँ भी P है, मतलब फोर्स एक लग रहा है. अब रहा बात, फोर्स अगर ये लग रहा है टेंसाइल फोर्स, तो उस फोर्स के वजह से इस ब्लॉक में शेयर भी डेवलप होगा और टेंसाइल स्ट्रेस भी डेवलप होगा. अगर शेयरिंग होगा तो इस एरिया में शेयरिंग होगा, और टेंसाइल अगर होगा तो मान लीजिए कहीं बीच से यहाँ से टूटता है, तो अगर टेंसाइल स्ट्रेस निकालना हो तो हम लोग जानते हैं फोर्स अपॉन एरिया. तो एरिया जो हम कंसीडर करेंगे टेंसाइल के केस में वो ये वाला एरिया कंसीडर करेंगे, जबकि शेयर के केस में जब एरिया निकालेगा तो ये वाला एरिया कंसीडर करेंगे, जो कि ऑलरेडी हम कंसीडर कर चुके. और यहाँ पर तो फोर्स तो टेंसाइल फोर्स लग रहा है, लेकिन इस फोर्स के वजह से जो स्ट्रेस होगा सिग्मा टी वो, और इसी फोर्स के वजह से जो शियर स्ट्रेस होगा टाउ, जो यहाँ पर डेवलप हुआ है सो टाउ. तो टाउ जो डेवलप हुआ, एक्चुअली फोर्स वही लग रहा है जो कि ये है टेंसाइल फोर्स, लेकिन इस टेंसाइल फोर्स के वजह से टेंसाइल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है. जो शियर स्ट्रेस डेवलप होता है वो शियर स्ट्रेस 0.5 टाइम्स ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस के बराबर होता है. दैट मीन हम कह सकते हैं कि जो शियर स्ट्रेस होता है वो 0.5 टाइम्स टेंसाइल स्ट्रेंथ के बराबर होता है. इतना फोर्स तो वही लग रहा है, लेकिन उस फोर्स के वजह से आपका जो शियर स्ट्रेस होगा वो टेंसाइल स्ट्रेंथ का आधा के बराबर होता है, मतलब उतना ही शियर स्ट्रेस में वो ब्रेक हो जाएगा. मतलब टेंसाइल शियर स्ट्रेस जो यहाँ पर डेवलप होगा वो उस टेंसाइल स्ट्रेंथ के मैग्नीट्यूड के हाफ के बराबर होगा. नाउ अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भी शियर स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो वैल्यू आएगा, वो वैल्यू को हमको इक्वेट करना है, तो हमको हाइट निकल जाएगा. पहला बात तो ये. दूसरा बात कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जितना इम्पोर्टेंट आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ है उतना ही इम्पोर्टेंट आपका शियर स्ट्रेंथ है, मतलब फोर्स वही है. अब ये फोर्स के वजह से आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ और शियर स्ट्रेंथ दोनों का जो वैल्यू होगा वो दोनों एक्चुअल में दोनों बराबर हो रहा है, तभी तो एच निकल रहा है. दैट मीन्स फेल होने का चांसेस रहेगा वो किसी से, दोनों एक्चुअल में बराबर है. इस केस में फिर से समझिए इसको, फोर्स एक लग रहा है जो कि P है, इस P के वजह से दो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है. वो दोनों स्ट्रेस डिपेंड किस पे कर रहा है, इस पर्टिकुलर फोर्स पे डिपेंड कर रहा है. मतलब कि इस फोर्स को बढ़ाएंगे तो वो दोनों चीज़ बढ़ेगा, इस फोर्स को घटाएंगे तो वो दोनों चीज़ घटेगा. कौन कौन दोनों चीज़, शेयर स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ, दोनों का दोनों घटेगा. दैट मीन्स दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है. अगर ये ब्रेक होगा तो जितना इंपॉर्टेंट आपका शेयर है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ है. नाउ अगर हम शेयर स्ट्रेंथ का बात करें, तो शेयर स्ट्रेंथ का बात करें, हम थोड़ा देर के लिए ये मान के चलते हैं कि ये जो है मेरा टेंसाइल स्ट्रेंथ है.
हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं फिलहाल के लिए। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर 1 है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर 1 कर दें हम, तो जो भी सिग्मा टी है वही एस वाई टी है। एस वाई टी मतलब यील्ड स्ट्रेंथ एट टेंशन, टेंशन में जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो। नाउ तो यहाँ पर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अगर 1 बना दे तो जो ये है वही है। अब रहा बात कि अगर हम टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है, फोर्स अपॉन दिस एरिया। तो जो भी मिलेगा ये स्ट्रेस मिलेगा। एरिया क्या, कौन सा एरिया है ये, तो क्रॉस सेक्शन एरिया π/4d स्क्वायर। यहाँ पे जो डायमीटर ऑफ द बोल्ट है वो डीसी है, डीसी है, दैट मीन्स π/4dc स्क्वायर। तो ये तो हुआ चलिए आपका वो फोर्स जो टेंसाइल फोर्स है। सिमिलरली आप सीयर में जो सीयर होगा वो एरिया कितना होगा, तो एरिया ये होगा, ये वाला एरिया। ये एरिया आप कैसे निकालिएगा, तो पाई इंटू डायमीटर जो भी है डीसी, तो सरकमफ्रेंस हो गया, इंटू ये भी हाइट है, मान के चलिए हाइट एच है, तो एच ये एरिया निकल गया। फोर्स कौन सा लग रहा है, तो फोर्स तो यही लग रहा है। तो फोर्स और ये एरिया दोनों एक दूसरे पैरेलल है, दैट मीन्स शियर स्ट्रेस। तो फोर्स अपॉन दिस एरिया इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस। अब ये जो शियर स्ट्रेस का है वैल्यू, वो शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू 0.5 ऑफ द सिग्मा टी। तो जहाँ जहाँ भी शियर स्ट्रेस है वहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइड बाय 2 कर देंगे। और इस इक्वेशन को, चूँकि ये फोर्स है शियर स्ट्रेस का और ये फोर्स है जो कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जनरेट हो रहा है वो, ये दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो एच का वैल्यू जो मेरे को मिलेगा वो एच का वैल्यू मिलेगा 0.5 इंटू डी सी। नाउ अब एज्यूम करो कि डीसी जो है वो 0.8 डी के बराबर है। मैट्रिक थ्रेड जब हम यूज़ करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में डीसी इज इक्वल टू 0.8 थ्रेड, अगर 0.8 टाइम्स डी डायमीटर के बराबर है। डीसी जो 0.8 टाइम्स ऑफ डी के बराबर है, अगर ये एज्यूम करते हैं तो एच इज इक्वल टू 0.4 टाइम्स डी। डीसी इज इक्वल टू 0.5 इंटू डी सी इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स डी। दैट मीन्स ये कितना निकला, 0.8 इंटू 0.5 0.4 टाइम्स डी। दैट मीन्स हाइट जो निकला वो 0.4 टाइम्स डी निकला। देयरफॉर फॉर द स्टैंडर्ड कोर्स थ्रेड, अगर कोर्स थ्रेड है, द थ्रेड इज इक्वली स्ट्रॉन्ग इन फेल्योर बाय द शियर एंड फेल्योर इन टेंशन। इक्वली स्ट्रॉन्ग दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि फोर्स तो वहाँ पर एक ही लगा रहे हैं। अब इस फोर्स की वजह से जो दो चीज़ निकल रहा है मेरे पास, शियर स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ निकल रहा है, वो दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर स्पीड को बढ़ाते हैं तो मेरा शियर स्ट्रेंथ भी राइज होता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी राइज होता है। स्पीड घटाते हैं तो दोनों का दोनों घटता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि थ्रेड आर इक्वली स्ट्रॉन्ग। थ्रेड जो होगा वो इक्वली डिपेंडेंट ऑन दिस पी, आइदर फेल्योर बाय द शियर और फेल्योर बाय द टेंशन। किसी भी तरह से फेल्योर, दोनों का दोनों डिपेंड कर रहा है इस पी पर, बाय शियर एंड फेल्योर इन टेंशन। इफ द हाइट ऑफ द नट इज अप्रोक्सीमेटली 0.4 टाइम्स ऑफ द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट। यदि हाइट जो है 0.4 टाइम्स ऑफ द डी के बराबर है, तब उस वक्त दोनों शियर स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। आप ये ध्यान रखिएगा। अगर 0.5 टाइम्स डी भी रहता तो भी दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट रहता, लेकिन यहाँ पर डायमीटर को एज्यूम किया गया 0.8 टाइम्स डी, इस वजह से एच इज इक्वल टू 0.4 डी आया मेरे को। तो यहाँ पर देखिए कि दोनों एज स्ट्रॉन्ग फेल्योर बाय शियर एज बोल्ट इन टेंशन इफ द हाइट ऑफ द नट इज अप्रोक्सीमेटली 0.4 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बोल्ट। नेक्स्ट एलन बोल्ट क्या होता है, तो एलन बोल्ट के बारे में पहले भी देख चुके हैं हम लोग। प्रोवाइडेड विथ हेक्सागोनल डिप्रेशन इन द हेड में हेक्सागोनल डिप्रेशन होता है। ये आपका एलन बोल्ट है, इसमें हेड में हेक्सागोनल डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है द रिजल्टेंट एक्सियल लोड ऑन ए बोल्ट। बोल्ट में जो एक्सियल लोड लग रहा है वो किन बातों पे डिपेंड करता है, तो इनिशियल टेंशन, एक्सटर्नल लोड, रिलेटिव इलास्टिक यील्डिंग ऑफ द बोल्ट एंड द कनेक्टेड मेंबर। तो इसमें होगा ऑल ऑफ द एबव, ए बी एंड सी तीनों। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेसेस ड्यू टू कंबाइंड फोर्सेस, कंबाइंड फोर्स अगर यहाँ पर लगता है तो उस पर्टिकुलर केस में टोटल स्ट्रेसेस क्या होगा।
सपोज कीजिए कि एक मेंबर है, एक दूसरा मेंबर है, इन दोनों मेंबर को एक बोल्ट के साथ जोड़े हैं, इन दोनों के बीच एक गैस्केट यूज़ किया गया है। यहाँ पर गैस्केट बहुत सॉफ्ट मटेरियल होता है, रबर का हो सकता है या फिर और भी सॉफ्ट मटेरियल हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ब्रास का भी यूज़ करते हैं, कॉपर का भी यूज़ करते हैं। तो जी गैस्केट हम मान लीजिए यूज़ किए हैं इन दोनों मेंबर के बीच। तो टोटल जो एक्सियल फोर्स लगेगा, टोटल एक्सियल फोर्स जो लगेगा वो किन बातों पे डिपेंड करेगा? तो वो टोटल एक्सियल फोर्स जो लगेगा वो डिपेंड करेगा सबसे पहले इनिशियल टेंशन ड्यू टू टाइटेनिंग ऑफ द बोल्ट। बोल्ट को जब हम टाइट करेंगे, बोल्ट को जब जैसे जैसे हम टाइट करेंगे वैसे वैसे इस बोल्ट में कुछ ना कुछ टेंशन रिसाइड करेगा, इनिशियल टेंशन इसके अंदर रिसाइड करेगा, और वो ज़रूरी भी होता है इनिशियल टेंशन को, मतलब बोल्ट को बहुत ज़्यादा कसना ताकि उसमें कुछ ना कुछ इनिशियल टेंशन हो जाए। अब उसके बाद अगर फ्लक्चुएटिंग लोड इस मेंबर के ऊपर लगाएं, हम इस टोटल मेंबर के ऊपर फ्लक्चुएटिंग लोड लगाएं, तो पहले से तो कुछ ना कुछ यहाँ टेंसाइल फोर्स था। अब जब हम फ्लक्चुएटिंग लोड लगाएंगे तो कंप्रेसिव लोड और ये टेंसाइल लोड एक दूसरे को बैलेंस करेगा, दैट मीन्स ये नलीफाई करेगा और वो इजीली सस्टेन कर सकता है। तो इसमें दो बात पे डिपेंड करता है, एक है पी जिसको इनिशियल टेंशन कहेंगे, और दूसरा P2 जिसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल लोड, जो एक्सटर्नल लोड हम लगा रहे हैं, चाहे वो फ्लक्चुएटिंग लोड हो चाहे कोई और लोड हो, जो हम एक्सटर्नल लोड लगा रहे हैं, जब ये ज्वाइंट हो गया तब ये जो मशीन मेंबर जब रन करेगा उस वक्त जो एक्सटर्नल लोड लगेगा वो मान लीजिए P2 है। P1 क्या है? इनिशियल टेंशन वाला लोड, प्लस ये जो गैस्केट है उसका कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी होगा, दैट मीन्स उसका कुछ ना कुछ जो भी स्टिफनेस होगा वो K। ये तीन बात पे डिपेंड करता है, P1, P2 और K पे। तो द रिलेटेड एक्सियल फोर्स ऑन द बोल्ट डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर: द इनिशियल टेंशन ड्यू टू टाइटेनिंग ऑफ द बोल्ट, द एक्सटर्नल लोड एंड द रिलेटिव इलास्टिक यील्डिंग ऑफ द बोल्ट एंड द कनेक्टेड मेंबर तो कनेक्टेड मेंबर कौन सा है यहाँ पर? कनेक्टेड मेंबर आपका गैस्केट है, तो उसका रिलेटिव इलास्टिक यील्डिंग या स्प्रिंगीनेस भी बोलते हैं उसको। नाउ अब यहाँ बात आता है कि जो ये हम बात किए, इसमें ये जो फॉर्मूला है P1 क्या है? इनिशियल टेंशन ड्यू टू टाइटनिंग ऑफ द बोल्ट। P2 क्या है? एक्सटर्नल लोड ऑन द बोल्ट। एंड K क्या है? K आपका स्टिफनेस है। स्टिफनेस का जो वैल्यू है वो डिफरेंट तरह के ज्वाइंट के लिए डिफरेंट होता है। मान लीजिए सॉफ्ट पैकेजिंग विथ थ्रू बोल्ट कर रहे हैं, थ्रू बोल्ट के थ्रू सॉफ्ट पैकेजिंग कर रहे हैं, उसमें सॉफ्ट मटेरियल बीच में डाले हैं, आप गैस्केट जो यूज़ किए हैं बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप बोल्ट ज्वाइंट वहाँ पर यूज़ किए हैं, तो उस केस में आपका जो K का वैल्यू है वो 0.75 से 1 तक लाइक करता है। दैट मीन्स अगर अगर 1 है K के वैल्यू को अगर हम 1 कर दें तो P कितना मिलेगा? P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। इसका मतलब ये है कि आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, टोटल एक्सियल फोर्स कितना बराबर है? इनिशियल टेंशन और एक्सटर्नल लोड के बराबर है। कब? जब हम सॉफ्ट गैस्केट यूज़ करते हैं तब। नो, व्हेन कनेक्टेड मेंबर आर वेरी यील्डिंग, जब कनेक्टेड मेंबर मेरा जो है वो बहुत ज़्यादा यील्डिंग है एज कम्पेयर टू द बोल्ट, बोल्ट के कंपेरिजन में वो बहुत सॉफ्ट मटेरियल है और उसका जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत वेरी करता है, विच इज ए सॉफ्ट गैस्केट, जिसको हम सॉफ्ट गैस्केट भी बोलते हैं, एज शोन इन द फिगर, जो फिगर में दिखाया गया। द रिजल्टेंट लोड ऑफ द बोल्ट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द सम ऑफ द इनिशियल टेंशन एंड एक्सटर्नल लोड। तब जब हम सॉफ्ट गैस्केट यूज़ करते हैं तब जो रिजल्टेंट लोड ऑन द बोल्ट होगा वो किसके बराबर होगा? इनिशियल टेंशन और एक्सटर्नल लोड के सम के बराबर होगा। ऑन द अदर हैंड, इफ द बोल्ट इज वेरी यील्डिंग, अगर बोल्ट ही जो हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत यील्डिंग है, दैट मीन्स बोल्ट जो है वो मतलब कि बहुत सॉफ्ट मटेरियल का बना हुआ है, वो जल्दी यील्ड हो जा रहा है, तो बोल्ट अगर यील्ड हो जा रहा है, बोल्ट इज़ वेरी यील्डिंग है एज कम्पेयर टू द कनेक्टेड मेंबर। जो मेंबर हम यहाँ पर डाले हैं वो मेंबर, मान लीजिए कि यहाँ पर जो मेंबर हम डाले हैं यहाँ ये थोड़ा सा हार्ड मटेरियल है, जो हम गैस्केट यहाँ पर डाले हैं वो हार्ड मटेरियल है, उससे सॉफ्ट आपका बोल्ट है। अगर ऐसा कंडीशन है, मान लीजिए ब्रास वगैरह यूज़ किए हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में मान लीजिए सिचुएशन ये है कि आपका जो बोल्ट है वो सॉफ्ट मटेरियल है, तब के केस में क्या होगा? ऑन द अदर हैंड, इफ द बोल्ट इज वेरी यील्डिंग एज कम्पेयर टू द कनेक्टेड मेंबर के कंपेरिजन में वो बोल्ट जो है बहुत ज़्यादा यील्डिंग है, तो उस पर्टिकुलर केस में K का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? K का वैल्यू आपको 0 भी हो सकता है। मेटल टू मेटल ज्वाइंट थ्रू बोल्ट अगर करेंगे तो उसका वैल्यू 0 होगा।
तो उस पर्टिकुलर केस में वो डिपेंड करेगा, के का वैल्यू जैसे 0, इसका मतलब ये पार्ट टर्म गया, तो टोटल एक्सियल फोर्स जो है वो P1 हो गया। या फिर कभी कभी के का वैल्यू जो होता है 0.5 भी होता है, तो उस पर्टिकुलर केस में इधर ये वाला टर्म एग्जिस्ट करेगा, ये टर्म एग्जिस्ट, एक टर्म तो हमेशा एग्जिस्ट ही करेगा। नो, कहने का मतलब है अगर ऐसा हो कि बोल्ट आपका वेरी यील्डिंग है, देन द रिजल्टेंट लोड विल बी आइदर द इनिशियल टेंशन, तब जो यील्डिंग लोड होगा वो आइदर द इनिशियल टेंशन या एक्सटर्नल लोड होगा, विच वन इज द ग्रेटर। द एक्चुअल कंडीशन यूजुअली लाई बिटवीन द टू एक्सट्रीम। एक्चुअल कंडीशन क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का के का वैल्यू है। द ऑर्डर टू डिटरमाइन द रिजल्टेंट लोड P ऑफ द बोल्ट, द फॉलोइंग इक्वेशन इज यूज्ड। फॉलोइंग इक्वेशन हम लोग यूज़ करते हैं ना। यहाँ कुछ डिफरेंट तरह का जॉइंट है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका के का डिफरेंट वैल्यू है यहाँ पर दिया हुआ। तो कब कौन सा यूज़ करेंगे, आपको यहाँ पर सिर्फ एक बात ध्यान देना है कि जब कभी भी आप सॉफ्ट गैस्केट वगैरह यूज़ करते हो तो उस केस में आपका इनिशियल टेंशन और एक्सटर्नल लोड के साथ साथ आपका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो भी आपका इम्पॉर्टेंट है। द रिजल्टेंट एक्सियल लोड ऑन द बोल्ट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, तो वो इस पे भी डिपेंड करता है, इस पे भी डिपेंड करता है और इस पे भी डिपेंड करता है। दैट मीन ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कनेक्टेड मेंबर बिटवीन टू मेंबर्स bolted together is very yielding soft gasket as compared to the bolt, then the resultant load of the bolt will be equal to किसके बराबर होगा। अगर हम सॉफ्ट गैस्केट यूज़ करते हैं, वेरी यील्डिंग सॉफ्ट गैस्केट यूज़ करते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में द रिजल्टेंट लोड ऑफ द बोल्ट क्या होगा। तो अभी हम लोग देखें P इज इक्वल टू P1 प्लस के इंटू P2। अगर गैस्केट यूज़ कर रहे हैं तो K का वैल्यू, सॉफ्ट गैस्केट यूज़ कर रहे हैं तो उस वक्त K का वैल्यू जो होता है वो 1 के बराबर होता है। K का वैल्यू यदि 1 के बराबर है तो इसको हम 1 यहाँ पुट करेंगे, तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। दैट मीन्स P दो बात पे डिपेंड करेगा, P1 और P2 पे। P1 क्या है, इनिशियल टेंशन, और P2 क्या है, आपका एक्सटर्नल लोड। सम ऑफ द A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163, इफ द बोल्ट इज वेरी यील्डिंग, अगर बोल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा यील्डिंग है एज कंपेयर टू द कनेक्टेड मेंबर, कनेक्टेड मेंबर के कंपैरिजन में बोल्ट ही मेरा अगर वेरी यील्डिंग है, तो उस केस में जो रिजल्टेंट लोड होगा वो विल बी हायर ऑफ द A एंड B। ये अभी देखें, विल बी हायर ऑफ द टू आइदर इनिशियल टेंशन और एक्सटर्नल लोड, आइदर दोनों में जो ज़्यादा होगा वो उसके बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कनेक्टिंग रॉड बोल्ट आर टाइटेंड अप सो दैट द टाइटेनिंग स्ट्रेस, कनेक्टिंग रॉड में जो बोल्ट लगा होता है उसको टाइट कर रहे हैं, कितना टाइट करना है, तो इसका एक बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, हम उसमें अगर नहीं जाते हैं तो सीधा सीधी कनेक्टिंग रॉड का बोल्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो उसको हम शॉर्ट में कैसे समझ सकते हैं वो थोड़ा देखिए इसको। कनेक्टिंग रॉड बोल्ट्स, we will consider the special case of connecting rod bolts. The bolt are subjected to initial preload plus fluctuating external load. That means कहने का मतलब है, अभी भी जो हम लोग देखे इससे पहले वाले केस में कि जो टोटल लोड लगता है बोल्ट पे वो दो का सम रहता है। एक रहता है इनिशियल प्रीलोड, जो हम इनिशियल लोड लगा रहे हैं टाइटनिंग ऑफ द बोल्ट के दौरान, और दूसरा एक्सटर्नल लोड, दिस इज द एक्सटर्नल लोड, प्लस स्टिफनेस, जो भी वहाँ पर गैस्केट वगैरह यूज़ कर रहे हैं बोल्ट जॉइंट में, तो उस गैस्केट की जो भी स्टिफनेस होगा वो ना, इन दो बात पे डिपेंड करता है। फिलहाल इस डेरिवेशन में नहीं जाए, बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन है। फिलहाल अगर हम बात करें कि अगर हम कनेक्टिंग रॉड आर टाइटन विद द इनिशियल टेंशन ग्रेटर देन द एक्सटर्नल लोड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, हम लोग क्या करते हैं कि इनिशियल टेंशन जो रहता है, मतलब इनिशियल जो स्ट्रेस हम डेवलप करते हैं, जो उसके अंदर स्ट्रेस रिसाइड करेगा, जैसे हम बोल्ट टाइट करते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेस रिसाइड करता है, उस स्ट्रेस को हम बहुत ज़्यादा टाइट करते हैं, मतलब उस बोल्ट को, और बहुत ज़्यादा इंटरनल टेंसाइल स्ट्रेस को उसके अंदर पैदा करते हैं।
ऐसा क्यों करते हैं? तो उसका दो रीज़न है। तो मान के चलिए कि जब हम इसको इस डेरिवेशन को हम करेंगे तो हमको जो एक्सटर्नल लोड मिलेगा, जो एक्सटर्नल लोड हम कैलकुलेट कर पाएंगे, वो एक्सटर्नल लोड मान लीजिए फ्लक्चुएटिंग इन नेचर है, और वो जो जो फ्लक्चुएटिंग इन नेचर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो वो मैग्नीट्यूड है इतना 1/22 इंटू पी। द फ्लक्चुएटिंग टर्म 1/22 इंटू पी, आप जैसा देख सकते हैं कि अगर P जो है वो P का 1/22, दैट मीन्स अगर हम इसको दोनों को कंपेयर करें, इसको और इसको 1/22 इंटू पी दोनों को कंपेयर करें, तो हमको मिलेगा क्या कि इनिशियल टेंशन जो होगा वो बहुत ज़्यादा, कनेक्टिंग रॉड बोल्ट आर टाइटन विद द इनिशियल टेंशन ग्रेटर दैन द एक्सटर्नल लोड। जो एक्सटर्नल लोड हमको मिला 1/22 इंटू पी, उससे बहुत ज़्यादा था आपका इनिशियल टेंशन। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? तो जैसे कि मान लीजिए कि दो रीज़न है इसका। पहला, when the connecting rod bolt are tightened up with initial preload greater than the external load, external load से ज़्यादा initial tension वहाँ पर create करते हैं, मतलब preload। the term PI is much more than the term 1/22 into P, इससे बहुत ज़्यादा होता है PI मेरा। the fluctuating term इतना is very small and neglected, बहुत छोटा है, तो इस छोटा लोड है तो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? अगर इस छोटे लोड को ध्यान में रख करके हम उसको डिज़ाइन करें तो बहुत कम लोड में ही, जैसे ही इस लोड से ज़्यादा लोड हम देंगे वैसे ही ब्रेक कर जाएगा। तो हमको किसी चीज़ को डिज़ाइन करना होता है तो हम ये कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा लोड वो सस्टेन कर सके। दैट मीन्स यहाँ पर दो तरह का लोड अगर है, एक है ये लोड और एक है ये लोड, दोनों में ये वाला लोड है ज़्यादा, तो हम उसको डिज़ाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनिशियल प्री लोड, कितना उसके अंदर इस साइड स्ट्रेस जो है वो रिसाइड किया हुआ है, कितना स्ट्रेस वो सह सकता है, उसके आधार पर हम उसको डिज़ाइन करेंगे। अगर मान लीजिए इसके आधार पर हम उसको डिज़ाइन करते और टाइटे करते समय वो टूट जाता, क्योंकि टाइटे करते समय हम उसको ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो उसी समय टूट जाता। इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि जब कभी भी उसको डिज़ाइन करते हैं उस बोल्ट को, तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो मैक्सिमम कितना स्ट्रेस वो सह सकता है, उसके आधार पर उसको हम डिज़ाइन करते हैं। तो टर्म PI इज मच मोर दैन द टर्म दिस, द फ्लक्चुएटिंग टर्म इज स्मॉल एंड नेग्लेक्टेड। द टोटल लोड ऑफ द बोल्ट इज ऑलमोस्ट स्टैटिक, टोटल लोड जो बोल्ट पे लग रहा है वो ऑलमोस्ट स्टैटिक है। दैट मीन्स वो इनिशियल टेंशन जो भी, जैसे ही बोल्ट को हम कसे तो जो भी टेंशन उसके अंदर जनरेट हुआ वही है। द बोल्ट कैन बी डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिक फेल्योर। तो हम लोग अब बोल्ट को जो डिज़ाइन करेंगे वो PI के लिए डिज़ाइन करेंगे। और स्टैटिक फेल्योर मतलब स्टैटिक फेल्योर के केस में मतलब एक कांस्टेंट लोड के केस में इतना लोड मान लीजिए सह सकता है, इस तरह से हम उसको डिज़ाइन किए। नाउ इफ द इनिशियल प्री लोड इज नॉट हाई, अगर हम उस बोल्ट को कस रहे हैं और वो इनिशियल प्री लोड अगर हाई है ही नहीं, मतलब कुछ भी स्ट्रेस उसके अंदर रिसाइड नहीं कर रहा है, मतलब कुछ भी स्ट्रेस उसके अंदर जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में अगर ये टर्म ज़्यादा है मेरा, अगर ये टर्म ज़्यादा है मतलब फ्लक्चुएटिंग लोड, फ्लक्चुएटिंग एक्सटर्नल लोड मेरा ज़्यादा है, तो हम जो डिज़ाइन करेंगे वो इस लोड पे अब डिज़ाइन करेंगे, ना कि PI पे डिज़ाइन करेंगे। जो ज़्यादा लोड होगा बस उस पर डिज़ाइन करते हैं हम लोग। द रिजल्टेंट लोड ऑन द बोल्ट विल बी अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल लोड। अब रिजल्टेंट लोड ऑन द बोल्ट विल अफेक्ट बाय द एक्सटर्नल लोड, जो ये एक्सटर्नल लोड है उसी को ध्यान में रख करके और हम लोग उस बोल्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं। अब जो ये एक्सटर्नल लोड है वो एक्सटर्नल लोड बहुत ज़्यादा किस पर डिपेंड करता है? फ्लक्चुएटिंग इन नेचर पर डिपेंड करता है। एंड इट इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन द बोल्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंड्योरेंस लिमिट और टू अवॉइड फैटिक फेल्योर। तो फैटिक फेल्योर को ध्यान में रखते हुए अब हमको डिजाइन करना पड़ेगा। स्टैटिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए उसको डिजाइन नहीं करेंगे, हम अब डिजाइन करेंगे फैटिक फेल्योर को ध्यान में रखते हुए कि चूँकि ये लोड ज़्यादा है इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हम उसको डिजाइन करेंगे। अब रहा बात कि इन दोनों में से अगर वो हम डिजाइन किए हैं आपका डायनेमिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, दैट मीन्स वो रनिंग कंडीशन में जब है तब वो इतना लोड सह सकता है, ये ध्यान में रख करके हम उसको डिजाइन किए। लेकिन स्टैटिक कंडीशन का क्या? जैसे ही हम उसको कसेंगे, कभी अगर ज़्यादा हो गया तो उस केस में स्टार्टिंग में जैसे कस रहे हैं ज़्यादा स्ट्रेस उसके अंदर हो गया, दैट मीन्स टूट जाएगा।
तो इट इज़ डिज़ायरेबल फॉर द डिज़ाइन ऑफ द बोल्ट। बोल्ट को जब भी डिज़ाइन करते हैं तो हमको ये ध्यान में रख के करना होता है कि कम से कम वो स्टैटिक लोड सह सके, क्योंकि स्टैटिक लोड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। स्टैटिक लोड का जो मैग्नीट्यूड है दैट मीन्स पी जो है, इनिशियल टेंशन जो है, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो इट इज़ डिज़ायरेबल टू डिजाइन द बोल्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिक स्ट्रेंथ rather than on the basic of endurance limit। endurance limit को ध्यान में नहीं रखते हैं क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि 1/22 इंटू पी है, कितना भी बड़ा हो जाए वो, तो वो पी से छोटा ही रहेगा, पी से छोटा ही रहेगा। पी विद द टोटल लोड, टोटल कंबाइंड लोड का बात कर रहा है, तो वो छोटा ही रहेगा। इसलिए जब कभी भी हम बोल्ट को डिजाइन करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिक स्ट्रेंथ पे हम लोग उसको डिजाइन करते हैं। तो स्टैटिक स्ट्रेंथ पर डिजाइन करते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं इन ऑटोमोबाइल एप्लीकेशन में द कनेक्टिंग रॉड बोल्ट आर टाइटेंड विद वेरी हाई प्री लोड विद द स्ट्रेस अप्रोचिंग द यील्ड पॉइंट, विद द स्ट्रेस अप्रोचिंग द यील्ड पॉइंट। इतना स्ट्रेस हमको पहले ही दे देना होता है वहाँ पर, ताकि वो यील्ड स्ट्रेंथ के अप्रोच करे, यील्ड स्ट्रेंथ को अप्रोच करे और उस लोड को वो सह सके। दैट मीन्स यहाँ पर सीधा सीधी बात इतना ही है कि वो जो भी हम चीज़ डिजाइन कर रहे हैं वो हायर फोर्स पे डिजाइन करते हैं, जो हायर फोर्स को सस्टेन कर सके वो। तो एक बोल्ट को जनरली हम जो डिजाइन करते हैं कनेक्टिंग रॉड के बोल्ट को, चूँकि हम जान रहे हैं कनेक्टिंग रॉड का जो बोल्ट है, कनेक्टिंग रॉड जो है वो हमेशा फ्लक्चुएटिंग इन नेचर रहता है। दैट मीन्स जैसे जैसे क्रैंक घूमेगा आपका कनेक्टिंग रॉड घूमेगा, दैट मीन्स कंटिन्यूसली लोड रहेगा और वहाँ फ्लक्चुएटिंग इन नेचर का लोड रहेगा, लेकिन वो लोड इन कंपेरिजन ऑफ स्टैटिक लोड के कंपेरिजन में बहुत छोटा रहता है। इसलिए जब हम बोल्ट को डिजाइन करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो मेरा हायर लोड सस्टेन करने वाला मेंबर बन जाए। तो स्टैटिक में अगर वो पी लोड सह सकता है तो डायनेमिक कंडीशन में 1/22 इंटू पी तो आसानी से सह सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको स्टैटिक लोड की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए तब उसको डिजाइन करते हैं, स्टैटिक स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए तो हम डिजाइन करते हैं। तो ऐसा करने से होगा क्या कि द टाइटेनिंग वेरी हाई प्रेशर प्री लोड विद द स्ट्रेस अप्रोचिंग द यील्ड पॉइंट, इतना कि वो यील्ड पॉइंट तक पहुंच जाए स्टार्टिंग में जब हम उसको टाइट कर रहे हैं उसी वक्त। द कनेक्टिंग रॉड और बोल्ट आर टाइटेंड अप सो दैट द टाइटेनिंग स्ट्रेस अप्रोचेज यील्ड पॉइंट। नेक्स्ट है द कनेक्टिंग रॉड बोल्ट आर टाइटेंड अप with the initial tension greater than the external load so that the resultant load on the bolt would not be affected by the external cyclic load। अब करेक्ट ऑप्शन आपका यही है। If an application calls for the stresses on the screw thread इन वन डायरेक्शन ओनली के एक बटर थ्रेड देख चुके हम लोग। नेक्स्ट है व्हेन द बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू शॉक लोडिंग द रेजिलियंस ऑफ द बोल्ट शुड बी कंसिडर्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ब्रेकेज एट। नाउ बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, पहले भी किए हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास ये बोल्ट है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर है हर एक जगह पर, थ्रेड पोर्शन का जो रूट है वहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया आपका कम है। दैट मीन्स जब कभी भी ये बोल्ट जो है शॉक लोडिंग या इम्पैक्ट लोडिंग के अंतर्गत ही जाएगा, तो उस वक्त शॉक लोड या इम्पैक्ट लोड में क्या होता है कि कुछ ना कुछ ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ड्यू टू इसका स्प्रिंग का जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से, इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी है उसकी वजह से कुछ ना कुछ ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा अप टू द इलास्टिक लिमिट उसको हम बोलते हैं रेजिलियंस। नाउ कह रहा है द बोल्ट ऑफ द सिलेंडर हेड ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन या द बोल्ट ऑफ द कनेक्टिंग रॉड आर द एग्जाम्पल ऑफ सच एप्लीकेशन, जहाँ वाइब्रेशन वगैरह और शॉक लोडिंग और इम्पैक्ट लोड दोनों देखने को मिलता है, ये दोनों ही केस में। इन सच केसेस रेजिलियंस ऑफ द बोल्ट इज इंपॉर्टेंट। इसका जो रेजिलियंस का जो प्रॉपर्टी है दैट मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अप टू द इलास्टिक लिमिट का जो प्रॉपर्टी है वो हमको ध्यान में रखना होता है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, इस पूरे के पूरे बोल्ट में किस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगा वो वहाँ होगा जहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया आपका मिनिमम होगा। तो और द बोल्ट इंपॉर्टेंट डिजाइन कंसिडरेशन टू प्रिवेंट द ब्रेकेज एट द थ्रेड,
थ्रेड के पास, जहाँ थ्रेड है, थ्रेड का जहाँ पर रूट है, वहाँ पर एरिया आपका कम है, एरिया आपका कम है, दैट मीन्स उस पॉइंट को वहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब होगा। तो रेजिलियंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी। रेजिलियंस क्या होता है? वो मटेरियल का प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है व्हेन डिफॉर्म इलास्टिकली एंड रिलीज दिस एनर्जी व्हेन अनलोडेड। जब इसको अनलोड किया जाएगा तो वो अपना एनर्जी जो भी स्टोर कर रखा वो उसको रिलीज करेगा। The resilient bolt absorb energy within elastic range without any permanent deformation and release this energy when unloaded. This is called spring property of the bolt. इसको कहते हैं हम लोग spring property of the bolt. In other words हम ये भी कह सकते हैं bolt act as a spring. bolt जो है वो spring जैसा बिहेव करता है। और हम लोग जानते हैं कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो एनर्जी कितना होता है? सिग्मा स्क्वायर बाई 2e इंटू वी। ये हम लोग जानते हैं सिग्मा स्क्वायर बाई 2e इंटू वी, ये पहले भी पढ़े हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो जितना भी क्या है, भी में इसका लेंथ है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। नो, सिग्मा क्या है? सिग्मा क्या है? तो सिग्मा फोर्स अपॉन एरिया है। तो एरिया सिग्मा का स्क्वायर है, मतलब एक एरिया और एक एरिया यहाँ से जा सकता है। अगर हम इसको और तोड़े तो सिग्मा की जगह हम पी बाई ए रखेंगे तो पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पर वॉल्यूम की जगह पर एरिया इंटू लेंथ लिखेंगे। एरिया एरिया कैंसिल हो जाएगा, एरिया डिनोमिनेटर में आएगा, लेंथ आपका यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर दो बात आता है, ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब वो हम कैसे बढ़ेगा? तो लेंथ को अगर बढ़ाएंगे तो हमारा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बढ़ेगा, एरिया को अगर घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब वो मेरा बढ़ेगा। नाउ यहाँ पर देख सकते हैं कि देयर आर टू डिस्टिंक्ट रीजन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का दो डिस्टिंक्ट रीजन है, पहला थ्रेड पोर्शन और दूसरा सैंक पोर्शन। थ्रेड पोर्शन में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा, थ्रेड पोर्शन का जो रूट होगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस वहाँ क्यों डेवलप होगा? क्योंकि एरिया वहाँ पर कम है। दूसरा सैंक जो होगा, वो सैंक जो होगा उसका एरिया वहाँ पर ज़्यादा है, सैंक का एरिया वहाँ पर ज़्यादा है। इसका मतलब सैंक में जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कम स्ट्रेस डेवलप होगा। इसको आप रीड करके देख सकते हैं ये दोनों पॉइंट पे। पहला थ्रेड पोर्शन में आपका ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा, सैंक पोर्शन में आपका कम स्ट्रेस डेवलप होगा। थ्रेड पोर्शन में यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा, यहाँ पर कम स्ट्रेस डेवलप होगा। The shock absorbing capacity of the bolt can be increased. Shock absorbing capacity of the bolt can be increased. उस कैपेसिटी को इंक्रीज कैसे करेंगे? दैट मीन्स हम कहने का मतलब है कि शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी सिग्मा स्क्वायर बाई 2e इंटू वी, इसको हमको इंक्रीज करना है। तो इसको इंक्रीज करने का दो तरीका है। पहला आपका लेंथ, यहाँ पर एरिया इंटू लेंथ आप लिखिएगा वॉल्यूम की जगह पर, तो एरिया इंटू लेंथ, और यहाँ पर सिग्मा की जगह आप लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये ए और ये कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ दो काम कर सकते हैं आप, इधर लेंथ को बढ़ा सकते हैं या फिर एरिया को आप घटा सकते हैं। लेंथ बढ़ाइएगा तो टोटल टर्म बढ़ेगा और एरिया घटाइएगा तो भी टोटल टर्म बढ़ेगा। तो यहाँ दो बात हम कर सकते हैं। पहला, therefore the two method for increasing the shock absorbing capacity of the bolt, बोल्ट के शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए कि ज़्यादा वो शॉक को एब्जॉर्ब कर पाए, हम दो काम कर सकते हैं। पहला कि उसका रिड्यूस द सैंक डायमीटर टू कोर डायमीटर थ्रेड और इवन लेस। सैंक डायमीटर को आप रिड्यूस कीजिए, दैट मीन एरिया आप रिड्यूस कर रहे हैं। दूसरा, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द सैंक पोर्शन, सैंक पोर्शन के लेंथ को आप इंक्रीज कर रहे हैं, सैंक पोर्शन के लेंथ को आप इंक्रीज कर रहे हैं। तो यह लेंथ को इंक्रीज करना और डायमीटर को रिड्यूस करना, सैंक के डायमीटर को रिड्यूस करना, तो ये दो काम करने से मेरा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो थोड़ा ज़्यादा करेगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब इज इंक्रीज, दैट मीन रेजिलियंस प्रॉपर्टी जो है बोल्ट का वो इंक्रीज कर सकते हैं, दैट मीन्स वो ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। थ्रेडेड पोर्शन ऑफ द बोल्ट इज द वीकेस्ट पार्ट एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलास्टिक एनर्जी इज एब्जॉर्ब इन दिस रीजन। थ्रेडेड पोर्शन में बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, इस वजह टूटने का डर ज़्यादा रहता है। इसलिए हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग सैंक पोर्शन का एरिया को है वो घटा देंगे और लेंथ को बढ़ा देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि सैंक पोर्शन में आपका जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, और अगर वहाँ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगा
तो हम कह सकते हैं कि उस बोल्ट को हम शॉक लोडिंग और इम्पैक्ट लोडिंग दोनों ही केस में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आइडियल बोल्ट का बात करें, आइडियल बोल्ट विल बी वन विच इज सब्जेक्टेड टू सेम स्ट्रेस लेवल एट द डिफरेंट क्रॉस सेक्शन ऑफ द बोल्ट। सेम स्ट्रेस लेवल एट द डिफरेंट क्रॉस सेक्शन में सभी जगह सेम स्ट्रेस लेवल हो तो उसको हम लोग बोलते हैं आइडियल बोल्ट। इट इज कॉल्ड द बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। नाउ अगर हम बात करें, when the bolt is subjected to shock loading, the resilience of the bolt should be considered in order to prevent breakage at the thread. Next है the shock absorbing capacity of the bolt can be increased by, shock absorbing capacity bolt का कैसे बढ़ सकता है, making the shank diameter equal to the core diameter of the thread या even less than the core diameter of the thread। core diameter of thread से shank diameter of thread को कम करना होगा या उसके बराबर भी कर सकते हैं जितना कोर डायमीटर, दैट में रूट का जो डायमीटर, रूट ऑफ द थ्रेड का जो डायमीटर है वो। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस अभी भी देखिए हम लोग सिग्मा स्क्वायर बाय 2e इंटू वी डिवाइडेड बाय वी, ये जो भी मिलेगा उसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो चीज़ है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर स्ट्रेस AC है एट द इलास्टिक लिमिट और फिर से AC है तो यहाँ AC स्क्वायर होगा, यहाँ AC अगर स्क्वायर होगा तो यह ऑप्शन सही होगा। तो आपको AC स्क्वायर मतलब स्ट्रेस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ना मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, प्रूफ रेजिलियंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, प्रूफ रेजिलियंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है, द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन अप टू इलास्टिक लिमिट इज नोन एज प्रूफ रेजिलियंस। हेंस इफ एन इक्वेशन 4.2 stress sigma is taken at the elastic limit, we will get the proof resilience sigma square by 2e into v। सिग्मा स्टार जो है स्ट्रेस एट द इलास्टिक लिमिट है, तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होगा, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल एनर्जी कितना, सिग्मा स्क्वायर बाय 2e इंटू वी डिवाइडेड बाय वी, सिग्मा स्क्वायर बाय 2e। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर और ये करेक्ट। नेक्स्ट है रेजिलियंस ऑफ द बोल्ट मे बी इंक्रीज बाय, रेजिलियंस ऑफ बोल्ट कैसे बढ़ सकता है, तो रेजिलियंस ऑफ द बोल्ट इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग इट्स लेंथ या डिक्रीजिंग ऑफ सैंक डायमीटर। तो डिक्रीजिंग का तो कहीं बात ही नहीं हो रहा है, दैट मीन ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171, द होल्स ऑफ द प्लेट फॉर रिवेटिंग पर्पज शुड बी मेड बाय, रिवेटिंग पर्पस के लिए जहाँ कहीं भी रिवेट करना हो, रिवेट ज्वाइंट करना हो, तो रिवेटिंग पर्पस के लिए हम लोग जो होल करते हैं वो मेनली ड्रिलिंग के थ्रू करते हैं। हम पंचिंग भी करते हैं, रिमिंग भी करते हैं, लेकिन स्मॉल थिकनेस के लिए हम लोग पंचिंग और रिमिंग करते हैं, थोड़ा लार्जर थिकनेस के लिए हम लोग ड्रिलिंग करते हैं। जब कभी पंचिंग या रिमिंग करेंगे तो वहाँ पर डिफेक्ट देखने को मिलेगा हमको, लेकिन जब ड्रिलिंग करेंगे तो वहाँ पर डिफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग ड्रिलिंग को ज़्यादा प्रिफर करते हैं। नाउ इन रिवेटेड स्ट्रक्चर देयर आर 2 मेथड ऑफ मेकिंग होल, होल बनाने का 2 मेथड है, पंचिंग और ड्रिलिंग। द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 मेथड आर एज फॉलो, पंचिंग इज ए चीपर ऑपरेशन while drilling is costly. In punching process the hole is in different plates cannot be located with sufficient accuracy। पंचिंग जब कभी करेंगे तो वहाँ पर sufficient accuracy हमको देखने को नहीं मिलेगा। ड्रिलिंग रिजल्ट more accurate location and size of the hole। पंचिंग जब कभी भी करेंगे तो injures the metal in the vicinity of the hole, होल के नज़दीक आपका मेटल इंजर्ड हो जाएगा। The drilling operation does not injure metal। Punching is feasible only thin plate। पंचिंग जो होता है वो सिर्फ थिन प्लेट में ही feasible है अप टू 25 mm thickness, because fine cracks are formed around the periphery of the hole in case of punching a thick plate। अगर थिक प्लेट में पंचिंग करेंगे तो उस केस में आपको फाइन क्रैक्स देखने को मिलेगा around the periphery of the hole। Drilling operation is feasible for any thickness of the plate। Sometimes the punching operation is followed by the reaming operation। In critical joint, this combine the advantage of punching and drilling।
उतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि पंचिंग और ड्रिलिंग में ज़्यादा बेस्ट है आपके पास ड्रिलिंग। वी यूज ड्रिलिंग। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग इज गिवन बाय। बियरिंग या क्रसिंग एक ही चीज़ है। तो बियरिंग या क्रसिंग में जो स्ट्रेंथ होता है वो कितना होता है, स्ट्रेस क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इसमें एरिया, किस जगह से वो ब्रेक होगा। जब कभी बियरिंग होगा तो किस जगह से ब्रेक होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ये ध्यान में है तो आप इसका निकाल सकते हैं। नाउ क्रशिंग ऑफ प्लेट, एक ऑफ द प्लेट और रिबेट। रिबेट किस तरह से क्रश होता है, मान लीजिए डी बी द डायमीटर ऑफ द रिबेट, डी बी द थिकनेस ऑफ द प्लेट, सिग्मा सी जो है वो क्रशिंग परमिसिबल स्ट्रेस जो है, एन बी द नंबर ऑफ रिबेट पर पिच। नाउ कहानी ये है कि एरिया सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है, एरिया किस एरिया ब्रेक करेगा। तो एरिया इज इक्वल डी इंटू टी। थोड़ा गौर से देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि आप इस यहाँ पर क्रश हो रहा है, क्रश हो रहा है, दैट मीन्स ये जो टुकड़ा है पूरा रिबेट का, ये जो टुकड़ा है, ये टुकड़ा मान लिए पूरा का पूरा, या फिर ये टुकड़ा नहीं, जब जैसे कि अगर इस टुकड़े का बात करें हम, ये हाफ टुकड़ा, ये पूरा का पूरा क्रश हो जाए, तो क्रशिंग एरिया जो होगा, जैसे कि अगर एक रिबेट का हम अगर बात करें, तो क्रशिंग एरिया जो होता है, जैसे कि ये पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन है इसका, जो क्रशिंग होगा तो ये वाला पोर्शन जो पूरा मान लीजिए क्रश हो गया, तो जो एरिया है सामने जो दिख रहा है एरिया, वो ये एरिया दिख रहा है, तो ये एरिया है क्रशिंग एरिया। इसी एरिया के क्रॉस क्रशिंग होगा या बियरिंग होगा, बियर करेगा, ये एरिया बियर करेगा, ये एरिया मान लीजिए पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, सट गया पूरा, तो ये एरिया जो है, ये जो प्रोजेक्शन एरिया है, ये आपका क्रशिंग एरिया है। तो ये एरिया अगर पता है तो एरिया में डायमीटर कितना है, डायमीटर विद डी, थिकनेस कितना है तो थिकनेस विद टी, तो एरिया कितना मिला, डी इंटू टी। तो एरिया ये स्ट्रेस इंटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स, क्रशिंग फोर्स जो मिलेगा आपके पास पीसी जो है वो सिग्मा इंटू डी इंटू टी, सिग्मा इंटू डी इंटू टी। अगर एन भी द नंबर ऑफ रिबेट है तो एन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, टोटल क्रशिंग फोर्स निकल जाएगा पूरे उस मेंबर में। यहाँ पर एक ही है इसलिए एन की जगह पर 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर सिग्मा डी टी। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ रिबेट इन बियरिंग इज इक्वल टू सिग्मा डी टी, दैट मीन ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर एस टी एस बी और एस एस क्या है, शेयर स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। पी डी टी क्या है, पिच, डायमीटर एंड थिकनेस ऑफ द प्लेट रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट है इन रिबेट ज्वाइंट, डायमीटर ऑफ द रिबेट इन टर्म ऑफ प्लेट थिकनेस, प्लेट थिकनेस के टर्म में डायमीटर ऑफ द रिबेट कितना होना चाहिए। तो ऐसा बहुत इंपेरिकल फॉर्मूला मिलेगा मशीन डिजाइन में, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आप रिमेंबर करके रखिए, उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, आपको रिमेंबर करके रखना होगा। इसीलिए इसके लिए अलग से डिजाइन डेटा का बुक मिलता है। तो जब कभी मशीन डिजाइन को पढ़ना है तो उसमें इंपेरिकल रिलेशन बहुत ज़्यादा आता है, तो वो इंपेरिकल रिलेशन को आप जो भी इम्पोर्टेंट है, वैसे तो बहुत ज़्यादा इंपेरिकल रिलेशनशिप है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आप रिमेंबर करके रखिए। फिलहाल यहाँ पर d इज इक्वल टू 6√t होता है, इसको देख लेते हैं। नाउ डिजाइन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बट ज्वाइंट, लॉन्गिट्यूडनल बट ज्वाइंट आपको करना है फॉर ए बॉयलर के केस में, और उसका डिजाइनिंग करना है। तो डिजाइनिंग करना है तो डिजाइनिंग में हमको उसका थिकनेस क्या होगा, उसका मतलब कि बॉयलर का जो सेल है उसका थिकनेस क्या होगा, रिबेट का डायमीटर क्या होगा, वगैरह वगैरह चीज़ एक 1 बाय 1 हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो इसमें कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू IBR, इंडियन बॉयलर रेगुलेशन, जो डिजाइनिंग प्रोसीजर है फॉर लॉन्गिट्यूडनल बट ज्वाइंट, वो ऐसे सबसे फर्स्ट हम क्या निकालेंगे, थिकनेस निकालेंगे। थिकनेस किसका, बॉयलर के सेल का। तो उसके लिए फॉर्मूला है वो है P इंटू डी डिवाइड बाई 2 सिग्मा NI प्लस 1 फॉर द कोरोजन अलाउंस। ये फॉर्मूला आपको डिजाइन डेटा बुक में मिल जाएगा। तो इसमें फिर आप याद भी रख सकते हैं इसको। T क्या है इसमें, थिकनेस ऑफ द बॉयलर सेल जो आपको कैलकुलेट करना है। P क्या है, स्टीम प्रेशर, बॉयलर के अंदर कितना प्रेशर आपको रखना है, वो तो आपको बॉयलर को डिजाइन करने से पहले सोचना होगा कि कितना प्रेशर ही सस्टेन कर ले, इस तरह से हमको इसका सेल का थिकनेस चाहिए। तो कितना प्रेशर वो स्टीम प्रेशर हो सकता है बॉयलर के अंदर, वो आपको पता होना चाहिए।
आप उसके लिए आप डिजाइन कर रहे हैं। डी विद द इंटरनल डायमीटर ऑफ द बॉयलर, बॉयलर का इंटरनल डायमीटर वो कैपिटल डी है। सिग्मा टी क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द बॉयलर्स का जो भी सीट है, जो भी सेल है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ। एन आई क्या है, एफिशिएंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट, एफिशिएंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट, चूंकि यहाँ ज्वाइंट जो करने वाले हैं वो लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट करने वाले हैं, पूरा लंबा सेल में जाएगा, तो उसका एफिशिएंसी क्या होगा वो। तो ये सारा डेटा बुक में आपको मिल जाएगा कि एक पर्टिकुलर इस प्रेशर के लिए हमको क्या थिकनेस चाहिए। तो ये फॉर्मूला आप पुट कीजिए, सारा इस अलाउेबल वैल्यू, एफिशिएंसी, डायमीटर और प्रेशर से आप थिकनेस आप कैलकुलेट कर पाइएगा। जब थिकनेस आपके पास निकल जाएगा तो थिकनेस को आप देखिएगा, थिकनेस अगर 7 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो ठीक है, लेकिन 7 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए थिकनेस। अगर 7 मिलीमीटर से कम है तो फिर से दूसरे प्रेशर पे आपको काम करना होगा या फिर दूसरे डायमीटर पे काम करना होगा। डायमीटर के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को आप रखना होगा और तब जाकर के आपको थिकनेस निकालना है। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि थिकनेस 7 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। बॉयलर का जो प्लेट का जो थिकनेस होता है वो 7 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है। स्टेप नंबर 2, जब थिकनेस निकल गया तो एक अनविन का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला बोलता है कि डायमीटर इज इक्वल टू 6 रूट टी। आफ्टर फाइंडिंग द थिकनेस ऑफ द बॉयलर सेल, द डायमीटर ऑफ द रिवेट होल का जो डायमीटर कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस फॉर्मूला 6 रूट टी। यहाँ ध्यान ये देना है कि थिकनेस जो है वो 7 mm से ज़्यादा होना चाहिए। थिकनेस निकल गया, डायमीटर ऑफ द रिवेट होल निकल गया। नेक्स्ट, नाउ हम लोग निकाल चुके डायमीटर ऑफ द होल, थिकनेस ऑफ द प्लेट। थर्ड वन जो हम निकालेंगे वो पिच ऑफ द रिवेट। पिच ऑफ द रिवेट क्या होता है, मान लीजिए एक रो आप लोग पकड़ लीजिए, रिवेट का एक रो, दो रिवेट के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं हम लोग पिच। पिच कैसे निकलेगा, तो पिच निकलेगा, हम लोग जानते हैं टीयरिंग स्ट्रेंथ सिग्मा टी और शियरिंग स्ट्रेंथ टाउ ऑफ द रिवेट, ये दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो यहाँ से मेरे को पिच निकल जाएगा। पिच जो होना चाहिए वो 2D से ज़्यादा होना चाहिए, 2D से कम नहीं होना चाहिए। डी विद द डायमीटर ऑफ द होल, 2D से ज़्यादा होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। 2D कैसे निकलेगा, टीयरिंग स्ट्रेंथ और शेयरिंग स्ट्रेंथ को जब बराबर करेंगे तो मेरे को पिच निकलेगा। तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं टीयरिंग स्ट्रेंथ और शेयरिंग स्ट्रेंथ होता क्या है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर दो रिवेट है, दो रिवेट के बीच का जो डिस्टेंस है ये है पिच। तो इन दोनों जहाँ से टीयर होगा, जैसे फोर्स लगाइएगा P, तो जो टीयर होगा ये कैपिटल P है और ये स्मॉल p है, पिच। अगर ये टीयर होगा तो कहीं इस एरिया से टीयर होगा, तो ये कितना लेंथ कितना है ये वाला, तो ये है टोटल यहाँ से यहाँ तक है P, और P में से अगर डायमीटर आधा रेडियस यहाँ और आधा रेडियस यहाँ अगर हटा दें तो यहाँ जो जो टीयर होने वाला जोन है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जिसको हम बोलेंगे P माइनस डी। तो P माइनस डी इंटू थिकनेस जो मिलेगा मेरे को एरिया मिल जाएगा। तो फोर्स अपॉन एरिया जो ही मिलेगा वो स्ट्रेस दे देगा। तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया P माइनस डी इंटू टी। यानी फोर्स का अगर बात करें पी टी, टेयरिंग फोर्स इज इक्वल टू P माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी। ये हुआ टेयरिंग स्ट्रेंथ। यहाँ पर P जो है पिच है, इस स्ट्रेंथ को इक्वेट करेंगे शेयरिंग स्ट्रेंथ के साथ। शेयरिंग स्ट्रेंथ हम लोग पढ़े हैं, तो शेयरिंग स्ट्रेंथ में जब कभी भी फोर्स मान लीजिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो जो शेयर होगा वो यहाँ से ये शेयर होगा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो इसका एरिया होता है π/4d²। तो एरिया π/4d² सिंगल शेयर के केस में, क्योंकि सिंगल शेयर डबल शेयर की बात नहीं कर रहे हैं, सिंगल शेयर, तो उस केस में आपका जो फोर्स निकलेगा वो निकलेगा π/4d² इंटू टाउ, ये चीज़। और वो अभी टीयरिंग स्ट्रेंथ निकला तो वो दोनों को इक्वेट करेंगे, तो इक्वेट करेंगे तो यहाँ से पिच निकल जाएगा मेरे को, और वो पिच जो है वो 2D से ज़्यादा होना चाहिए। पिच कितना ज़्यादा होना चाहिए, 2D से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट, जब पिच ऑफ द रिवेट निकल जाएगा उसके बाद फोर्थ स्टेप है डिस्टेंस बिटवीन रो ऑफ रिवेट। एक रो ऑफ रिवेट, दूसरा रो ऑफ रिवेट, दोनों रो ऑफ रिवेट के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बैक पिच भी बोलते हैं, इसको हम लोग बैक पिच भी बोलते हैं। तो बैक पिच जो हम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन बॉयलर रेगुलेशन के हिसाब से, फॉर इक्वल नंबर ऑफ रिवेट इज मोर देन वन रो फॉर द लैप जॉइंट और बट जॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन द रो इज नोन एज PB एंड शुड नॉट बी लेस देन, इससे कम नहीं होना चाहिए। ये भी 2D चैन रिवेटिंग में ये भी 2D से कम नहीं होना चाहिए, दैट मीन 2D से ज़्यादा होना चाहिए। पिच भी 2D से ज़्यादा होना चाहिए और आपका बैक पिच भी 2D से ज़्यादा होना चाहिए। जिगजैग के केस में
0.3p प्लस 0.67d। आपको ये ध्यान रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। 2d आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मार्जिन। मार्जिन कितना होना चाहिए? 1.5d। मार्जिन होता है क्या? मार्जिन होता है कि जो भी आप रिवेट पकड़ लीजिए, ये रिवेट पकड़ लीजिए, एज से इसका जो जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन। तो मार्जिन जो होना चाहिए 1.5d। किसी भी एज के नज़दीक जो रिवेट है उसका एज से जो डिस्टेंस होता है उसको मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन जो होता है 1.5d होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रैप का। जो स्ट्रैप इस रिवेट में स्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, ऊपर में जो एक स्ट्रैप, नीचे में एक स्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ बट ज्वाइंट अप कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में जो स्ट्रैप होना चाहिए वो स्ट्रैप कितना होना चाहिए वो देख लेते हैं। नाउ थिकनेस ऑफ द कवर प्लेट। थिकनेस ऑफ कवर प्लेट जो स्ट्रैप है उसका थिकनेस अगर है तो थिकनेस अगर फाइंड आउट करना है तो डबल रो बट ज्वाइंट generally have two equal cover plate and the thickness of the cover plate is given by this. For single strap अगर एक स्ट्रैप यूज कर रहे हैं तो थिकनेस ऑफ द कवर प्लेट जो होगा 1.125t। 1.125t। इसको थोड़ा गौर से देखिएगा, ये कवर प्लेट है, इसको आप 1.125t सिंगल स्ट्रैप के केस में आप ये यूज़ कीजिएगा। इसको 1.125 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1:1/8। 1/8 कितना होता है? 1.25। 0.125 1/8 क्या होता है? 0.125। कभी इस फॉर्मेट में अगर लिखा हुआ रहे तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इंटू टी अगर रहे तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। नाउ तो सिंगल स्ट्रैप के केस में जो थिकनेस ऑफ द कवर प्लेट जो होगा 1.125t, और फॉर इक्वल विथ डबल स्ट्रैप अगर होगा तो डबल स्ट्रैप मतलब आधा एक साइड, मतलब इसका आधा एक साइड 0.625 और आधा दूसरी तरफ 0.625। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इसका वैल्यू 0.625। ये आपको याद रखना है, ये वैल्यू इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे इंपेरिकल रिलेशनशिप है, कितना ज़्यादा याद रखेगा स्टूडेंट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। फॉर सिंगल स्ट्रैप के केस में 1.125 इंटू टी इतना होता है थिकनेस ऑफ द स्ट्रैप। टी, ये टी क्या है? थिकनेस ऑफ द सीट, मतलब बॉयलर का सेल है उसका सीट, मतलब सीट का थिकनेस है वो टी। नाउ अभी हम लोग देखें क्या कि रिवेट ज्वाइंट के केस में डायमीटर ऑफ द रिवेट, जो भी डायमीटर ऑफ द रिवेट होता है वो कितना होता है? 6√t। नेक्स्ट है द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट इफिशियंसी। रिवेट ज्वाइंट इफिशियंसी के केस में किस तरह के ज्वाइंट का क्या इफिशियंसी होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ रिकमेंडेड वैल्यू फॉर द रिवेट होल डायमीटर, पिच एंड इफिशियंसी। ये इफिशियंसी वाला टर्म जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफिशियंसी आप देख सकते हैं, सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट का एफिशिएंसी सबसे कम, सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट का एफिशिएंसी सबसे कम 56% टू 65%, 60%। डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट 70%, ट्रिपल रिवेटेड लैप ज्वाइंट 75%, डबल रिवेटेड बट ज्वाइंट 75% एंड ट्रिपल रिवेटेड बट ज्वाइंट 85%। मतलब बट ज्वाइंट का एफिशिएंसी ज़्यादा होता है, लैप ज्वाइंट का एफिशिएंसी कम होता है, इसलिए बट ज्वाइंट हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट ज्वाइंट हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो बट ज्वाइंट के केस में डबल रिवेटेड डबल स्ट्रैप बट ज्वाइंट के केस में 75% और ट्रिपल रिवेटेड टू स्ट्रैप बट ज्वाइंट के केस में 85%। तो बट ज्वाइंट के केस में 85% इफिशियंसी होता है, लैप ज्वाइंट के केस में कम होता है, मतलब 50 टू 70। नाउ लोवेस्ट वैल्यू ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट इफिशियंसी, लोवेस्ट वैल्यू किस में होता है? 56%, सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। नेक्स्ट है फॉर रिवेटेड ज्वाइंट द टाइप ऑफ ज्वाइंट प्रेफर्ड इज। रिवेटेड ज्वाइंट में कौन सा प्रेफर्ड है? तो जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा है उसको प्रेफर करेंगे, दैट मीन बट ज्वाइंट। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द रो ऑफ द रिवेट, सेंटर लाइन ऑफ द रो ऑफ द रिवेट होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट, दैट इज नोन एज मार्जिन। और मार्जिन जो होता है 1.5d होता है, 1.5d। कुछ बुक में लिखता है डायरेक्ट मार्जिन इज इक्वल टू 1.5d, कुछ बुक में लिखता है मार्जिन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5d। तो उस केस में ऑप्शन नंबर सी आपका ज़्यादा करेक्ट है। इस बुक में देख सकते हैं कि मार्जिन जो आपका है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5d है।
डी विद द डायमीटर ऑफ द होल इन मिलीमीटर। ये आप ध्यान रखिएगा कि मार्जिन कहीं कहीं 1.5 डी है, कहीं कहीं ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5 डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन द डिजाइन ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट एफर्ट्स शुड बी मेड टू मेक इट स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट फेल्योर ड्यू टू। आपको कौन सा फोर्स को ध्यान में रखते हुए, कौन से फोर्स को ध्यान में रखते हुए आपको डिजाइन करना है। तो आप किसी फेल्योर को ध्यान में रख करके डिजाइन नहीं करते हो, आप डिजाइन करते हो कि कितना मैक्सिमम फोर्स वो झेल सकता है। अब किसी भी रिवेटेड ज्वाइंट में आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो पी, सिंगल फोर्स अप्लाई कर रहे हो पी। इस फोर्स की वजह से आपका वहाँ पर शेयरिंग स्ट्रेंथ भी देखने को मिलता है, टियरिंग स्ट्रेंथ भी देखने को मिलता है और बेयरिंग स्ट्रेंथ भी देखने को मिलता है। तो कह रहा है कि हमको ध्यान देना होगा इक्वली अगेंस्ट द टियरिंग, शेयरिंग और बेयरिंग, तीनों पे इक्वली ध्यान देना होगा। ये नहीं कि हम सिर्फ टियर को देखें और बाकी बेयरिंग और शेयरिंग को छोड़ दिए। हमको तीनों पे इक्वली ध्यान देना होगा जब उसको डिजाइन कर रहे हैं। तो जितना ध्यान टियरिंग पे दे रहे हैं उतना ही शेयरिंग पे, उतना ही बेयरिंग पे हमको ध्यान देना होगा उसको डिजाइन करते समय। पता चला कि हम टियरिंग को लेकर डिजाइन किए कि टियरिंग इतना तक सह सकता है और शेयरिंग को ध्यान ही नहीं दिए, तो शेयरिंग मतलब कि उससे कम में ही शेयर हो गया तो फेल हो जाएगा। इसलिए हमको इक्वल अगेंस्ट द टियरिंग, शेयरिंग और बियरिंग, तीनों लोड को इक्वली ध्यान देकर काम करना होगा। नेक्स्ट है, इफ द टियरिंग एफिशिएंसी ऑफ द रिवेटेड जॉइंट इज 60%, टियरिंग एफिशिएंसी जो है वो 60% है, देन द रेशियो ऑफ पिच टू डायमीटर, इसको डायमीटर टू पिच पूछना चाहिए। ये पूछ रहा है पिच टू डायमीटर। इससे पहले एक ऐसा ही क्वेश्चन था उसमें डायमीटर टू पिच पूछा था। तो जब डायमीटर टू पिच पूछा था तो उस वक्त हम लोग आसानी से उसका जवाब दे दिए थे, लेकिन आंसर यहाँ पर जो जिस तरह का आंसर यहाँ दिया है उस आंसर से ये मैच नहीं कर रहा है। फिलहाल इफिशियंसी हम लोग जानते क्या है, इफिशियंसी हम लोग जानते हैं इफिशियंसी इज इक्वल टू, अगर टियरिंग इफिशियंसी का बात करें तो P माइनस डी इंटू टी डिवाइडेड बाई सिग्मा, दिस इज द एरिया इंटू सिग्मा। ये टियरिंग स्ट्रेंथ बटा में, जब रिवेट नहीं किए थे तब पी टी इंटू सिग्मा, जब रिवेट नहीं किए थे तब उसका जो भी स्ट्रेंथ था, फोर्स लग रहा था वो, और ये फोर्स जब एक रिवेट है तब। तो यहाँ से टी और सिग्मा तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मिला 1 माइनस डी बाई पी। इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई पी। इसको हम बढ़िया से देख चुके थे लास्ट क्लास में, इसलिए इसमें अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं फिलहाल, ज़्यादा डिटेल में नहीं। 1 माइनस डी बाई पी। अब बोल रहा है इफिशियंसी कितना है 60%, मतलब दैट मीन 0.6 इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई पी। तो डी बाई पी कितना हो जाएगा 40%, ये 60 उधर चल जाएगा और डी बाई पी कितना हो जाएगा 40%। डी बाई पी इज इक्वल टू 40%, 0.4 आंसर में है 0.4। लेकिन चूंकि यहाँ पी बाई डी पूछ रहा है तो पी बाई डी जैसे ही हम करेंगे तो मिल जाएगा 1/0.4। तो अगर हम बात करें पी बाई डी अगर निकालें यहाँ से, पिच अपॉन डायमीटर निकालें तो 1/0.4, पॉइंट यहाँ से नीचे गया ऊपर, दैट मीन्स 0.25। अगर 4 से कट करेंगे 0.25, 25% इफिशियंसी, अगर मतलब पी बाई डी का वैल्यू 0.25। तो कहने का मतलब है कि 0.25 तो कहीं अधिक नहीं रहा है, दैट मीन्स इसको ये पूछ रहा है आपका डी बाई पी, पी बाई डी नहीं पूछ रहा है, डी बाई पी पूछ रहा है। तो डी बाई पी अगर पूछ रहा है तब के केस में 0.4। नेक्स्ट 179, इन मल्टीपल रिवेटेड चैन रिवेटिंग कर रहा है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रो ऑफ रिवेट, एक रो ऑफ रिवेट दूसरा रो ऑफ रिवेट, ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को बोलते हैं बैक पिच, पीबी बैक पिच। और बैक पिच कम कितना से 2D से कम नहीं होना चाहिए, 2D से ज़्यादा होना चाहिए। ये भी अभी देखें हम लोग, 2D से ज़्यादा होना चाहिए, अच्छा 2D से ज़्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स हम इसमें कह सकते हैं कि बैक पिच जो है वो 2D से 2.5D। नेक्स्ट बात किए थे हम द थिकनेस ऑफ स्ट्रैप ऑफ अ डबल स्ट्रैप ज्वाइंट। फॉर अ डबल स्ट्रैप के केस में, डबल स्ट्रैप के केस में थिकनेस ऑफ स्ट्रैप जो हमारा निकला था वो कितना निकला था 0.625 टी से लेकर टी तक, दैट मीन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इन केस ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट द मैक्सिमम पिच इन टर्म्स ऑफ डायमीटर ऑफ द रिवेट, मैक्सिमम पिच कितना, तो 2D से ज़्यादा होना चाहिए, तो मैक्सिमम 2D से ज़्यादा दैट मीन 3D आप मार सकते हो इसमें। फिलहाल एक बार देख लेते हैं
वैसे देख चुके हैं इसको। द पिच ऑफ द रिवेट शुड नॉट बी लेस देन 2D, 2D से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें हम द स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन रिवेटेड ज्वाइंट, रिवेटेड ज्वाइंट जहाँ कहीं भी होगा वहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन विथ अनइक्वल विड्थ कवर प्लेट, कवर प्लेट जो है वो अनइक्वल विड्थ का है, एज कंपेयर टू वन विथ इक्वल विड्थ, जिसमें विड्थ क्या है, इक्वल है, स्ट्रैप का जो विड्थ है वो इक्वल है। तो दोनों ही केस में आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन किस में कम होगा, मतलब अनइक्वल विड्थ में स्ट्रेस कंसंट्रेशन आपको कम देखने को मिलेगा या ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप ये समझ के चलिए कि यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन रिवेटेड जॉइंट में कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन हम लोग जानते हैं एब्रप्ट चेंज, जहाँ पर एरिया अचानक चेंज होता है, या फिर कहीं होल प्रेजेंट है तो होल के अराउंड आपको स्ट्रेस कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। ठीक, अगर आप बात कर रहे हैं कि दो प्लेट आप यूज कर रहे हैं, मान लीजिए दो प्लेट आप यूज कर रहे हैं अनइक्वल विड्थ का, जैसे ऊपर का जो स्ट्रैप है ये छोटा विड्थ का है, नीचे वाले जो स्ट्रैप है ये बड़ा विड्थ का है। तो ये केस है, इसमें आप नोटिस कीजिएगा कि इसमें आपका जो हम लोग ये जानते हैं कि जहाँ कहीं भी होल प्रेजेंट रहता है वहाँ पर आपको स्ट्रेस कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। इसमें चूंकि ये ऊपर वाला जो विड्थ स्ट्रैप है ये छोटा है, दैट मीन इसमें एक होल तो यहाँ रहता, इस तरह का होल बहुत सारा रहता अगर इक्वल विड्थ रहता तो, जैसे कि यहाँ पर इक्वल विड्थ है तो इक्वल विड्थ अगर जितना नीचे स्टेप उतना ही ये भी स्टेप है, दैट मीन इसमें नंबर ऑफ होल आपका ज़्यादा है, नंबर ऑफ रिवेट इसमें ज़्यादा है, नंबर ऑफ रिवेट ज़्यादा है, दैट मीन स्ट्रेस कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। बट इन केस ऑफ अनइक्वल विड्थ में आपको होल तो कम रहा है ना, इस प्लेट में, ऊपर वाले प्लेट का अगर बात करें तो इस प्लेट में आपका होल, नंबर ऑफ होल आपका कम है क्योंकि वो अनइक्वल विड्थ है, नीचे वाला ज़्यादा है ऊपर वाला कम है, दैट मीन ऊपर वाले प्लेट में कम होल है, दैट मीन्स यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में आपको स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर कम देखने को मिलेगा। अनइक्वल विड्थ वाले केस में स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर आपको कम देखने को मिलेगा। द स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन रिवेटेड जॉइंट विथ अनइक्वल विड्थ कवर प्लेट एज कंपेयर टू वन विथ इक्वल विड्थ कवर स्ट्रैप विल बी, क्या होगा, लेस होगा। अनइक्वल विड्थ में आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन आपको कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फेल्योर ड्यू टू टेयरिंग एट द एज कैन बी अवॉइडेड बाय कीपिंग द सेंटर टू द नियरेस्ट रिवेट फ्रॉम द एज ऑफ द प्लेट इज एट लीस्ट, मार्जिन कितना होता है 1.5D या उससे ज़्यादा, तो यहाँ 1.5D है, दैट मीन्स वो करेक्ट है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिवेट ज्वाइंट यूज फॉर बॉयलर, बॉयलर प्लेट रिवेटिंग में कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं, तो बॉयलर प्लेट में हम लोग सबसे ज़्यादा स्नैप रिवेट यूज़ करते हैं। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिवेट यूज फॉर बॉयलर वर्क के लिए हम लोग स्नैप हेड सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। नाउ कुछ पैन हेड है, मशरूम हेड है, काउंटर सैंक हेड है, काउंटर सैंक हेड भी यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो स्नैप हेड यूज़ करते हैं हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में भी आपका रिवेट फॉर बॉयलर के केस में जो यूज़ करते हैं वो स्नैप हेड, एलिप्सॉइड, पैन हेड, और ये आपका वही पैन हेड है लेकिन उसका डायमेंशन कुछ अलग है। नेक्स्ट है स्टीपल हेड हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट कोनिकल हेड, ये सारा हम लोग बॉयलर वर्क के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसमें स्नैप हेड। नेक्स्ट है इन ऑर्डर दैट द टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कवर प्लेट का जो टीयरिंग स्ट्रेंथ होता है शुड बी इक्वल टू द प्लेट टू बी कनेक्टेड थिकनेस ऑफ ए सिंगल कवर प्लेट। सिंगल कवर प्लेट के लिए हम लोग अभी भी देखे हैं, कवर प्लेट के केस में 1.125 इंटू टी ये थिकनेस होना चाहिए सिंगल कवर प्लेट के केस में 1.125। अब 1.125 को हम लोग ये भी बोल सकते हैं, दैट मीन ऑप्शन नंबर डी, ये आपको ध्यान में होगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 186, विद द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कार्बन इन स्टील में कार्बन बढ़ाने से क्या होगा, हार्डनेस बढ़ेगा, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ब्रिटलनेस बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा तो घटेगा क्या, डक्टिलिटी आपका घटेगा, कार्बन बढ़ने से आपका डक्टिलिटी घटता है।
तो ये ऑप्शन नंबर, करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी। ये हम लोग ऑलरेडी मटेरियल साइंस में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं इसको।